Hey guys, welcome back to our channel again. I hope you all are doing well and staying safe. So हम लोग कर रहे थे अरिहंत जी के बाय मनोहर पांडे, जिसमें हमने इंडियन पॉलिटी स्टार्ट करी थी एंड पार्ट 11 हमने कल कर लिया था और आज हम करेंगे पार्ट 12। सो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं पार्ट 12, जिसमें आएगा हमारा फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स, सूट, मतलब आर्टिकल 264 से 308 तक। सो आर्टिकल 266 है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एंड 267 है कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया। उसके बाद में अगर हम नेक्स्ट की बात करते हैं, सो नेक्स्ट आता है हमारा पार्ट 16, जिसमें आएगा सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड द स्टेट्स। आर्टिकल 308 से 323 इसी में आएगा एंड आर्टिकल 312 जो है वो है ऑल इंडिया सर्विसेज एंड आर्टिकल 315 में है पब्लिकेशन सर्विस कमीशन फॉर द यूनियन एंड फॉर द स्टेट्स। ठीक है, जो पहली पब्लिक सर्विस कमीशन सेटअप हुई थी 1926 में, किसकी रिकमेंडेशन पे? ली कमीशन की। ठीक है, एंड उसके बाद है कि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए की एस्टेब्लिशमेंट के लिए द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 प्रोवाइड किया गया और प्रोविंशियल पब्लिक सर्विसेज के लिए भी। ठीक है, नेक्स्ट आता है यूनियन एंड स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। सो उसमें सबसे पहले आएगा कि हमारा जो संविधान है वो प्रोवाइड करता है पब्लिक सर्विस कमीशन किसके लिए? यूनियन के लिए। पब्लिक सर्विसेज कमीशन फॉर ईच स्टेट, हर एक स्टेट के लिए पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो हर एक स्टेट के लिए। ठीक है, या फिर जॉइंट पब्लिक कमीशन फॉर अ ग्रुप ऑफ स्टेट्स के लिए। उसके बाद में आता है कि इसकी जो अपॉइंटमेंट होती है वो प्रेसिडेंट के द्वारा होती है। ठीक है, यूनियन और जॉइंट कमीशन के केस में, और गवर्नर के द्वारा होती है केस स्टेट्स वगैरह की जो होती है ना, स्टेट कमीशन या स्टेट्स की केस में जो है वो गवर्नर के द्वारा अपॉइंटमेंट होती है, और यूनियन और जूनियर और जॉइंट कमीशन जो है वो जो प्रेसिडेंट के द्वारा होती है जूनियर और जॉइंट के केस में। उसके बाद में at least half of the members of this commission should be civil servants with at least 10 years experience in central और state service। मतलब इसके आधे मेंबर जो होते हैं ना वो सिविल सर्वेंट होते हैं, कम से कम उनको 10 साल का एक्सपीरियंस रहा होता है सेंट्रल और स्टेट सर्विसेज में। अगर एज ऑफ रिटायरमेंट की बात करते हैं मेंबर के लिए यूपीएससी की, तो वो 65 ईयर्स रहती है। ठीक है, फॉर द मेंबर ऑफ पीसीएस जो है पीएससी ऑफ अ स्टेट या जॉइंट कमीशन की, वो 62 ईयर्स रहती है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है फंक्शन। सो क्या फंक्शंस हैं इसके, उसके बारे में बात करेंगे। फंक्शंस हैं एग्ज़ाम कंडक्ट कराने फॉर द अपॉइंटमेंट टू सर्विस अंडर द यूनियन एंड द स्टेट्स के अंदर जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उनको कंडक्ट कराना। ठीक है, कॉन्टिन्यूटी एडमिनिस्ट्रेशन में कॉन्टिन्यूटी मेंटेन करना एक ये भी फंक्शन है। यूपीएससी के मेंबर्स और स्टेट कमीशन जो है वो रिमूव किए जा सकते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा ऑन द चार्ज ऑफ मिसबिहेवियर। अगर कोई भी मिसबिहेव करता है तो वो उसको जो है प्रेसिडेंट रिमूव कर सकता है, अगर ये चार्जेस जो हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अपहेल्ड होते हैं तभी। ओके, उसके बाद में आता है नेक्स्ट इलेक्शंस। सो इलेक्शंस में आता है आपका आर्टिकल 324 से 329 तक। 324 जो है वो स्टिपुलेट करता है 324 आर्टिकल जो वो ये बताता है कि उसमें क्या लिखा है, क्या स्टिपुलेट करता है कि जो सुपरिटेंडेंट है या डायरेक्शन है, कंट्रोल ऑफ इलेक्शंस हैं, वो इलेक्शन कमीशन में वेस्टेड है। ठीक है, उसके बाद में आर्टिकल 325 जो है प्रोवाइड कराता है सिंगल इलेक्टोरल रोल फॉर एवरी कॉन्स्टिट्यूंसी, और क्या स्टिपुलेट करता है कि कोई भी पर्सन जो है वो एलिजिबल या इनएलिजिबल नहीं होगा फॉर इंक्लूजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन, कास्ट और सेक्स के बेसिस पे कोई भी एलिजिबल या इन एलिजिबल नहीं होगा। उसके बाद में आता है आपका आर्टिकल 326, तो जो जिसमें ये बताया गया है कि जो इलेक्शंस हैं वो एडल्ट सफरेज के बेसिस पे होंगे। हर एक पर्सन जो कि इंडिया का सिटीजन है और 18 ईयर से अबव है, कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो एलिजिबल है फॉर इंक्लूजन। उसके बाद में नेक्स्ट आता है
नेक्स्ट आता है पॉलिटिकल पार्टीज़। सो पॉलिटिकल पार्टीज़ में क्या है कि जो रजिस्ट्रेशन ऑफ पीपल एक्ट की जो रजिस्ट्रेशन है 1951 वो क्या प्रोवाइड करती है पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए रजिस्ट्रेशन, ठीक है, इलेक्शन कमीशन में। यहाँ पे 8 नेशनल पार्टीज़ हैं इंडिया में, जिन नाम है बीजेपी, कांग्रेस, बीएसपी, एनसीपी, सीपीआई, सीपीएम, ठीक है, तृणमूल कांग्रेस एंड नेशनल पीपल पार्टीज़। फिर उसके बाद में ये पार्टीज़ जो होती हैं इनको एलिजिबल किया जाता है टू बी रिकॉग्नाइज एज अ नेशनल पार्टी अगर इट सिक्योर्स एटलीस्ट 6% ऑफ वैलिड वोट्स, ठीक है। वैलिड वोट में अगर ये 6% वोट्स भी लेते हैं कोई भी 4 या 4 से ज़्यादा स्टेट्स में, तो इनको जो है वो वैलिड किया जाता है, इनको जो है नेशनल पार्टी रिकॉग्नाइज किया जाता है, ठीक है। एट अ जनरल इलेक्शन टू द हाउस ऑफ पीपल, कोई भी जनरल इलेक्शन में या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, ठीक है। और अगर इट विन्स एटलीस्ट 4 सीट्स इन द हाउस ऑफ पीपल फ्रॉम एनी स्टेट, कोई भी स्टेट से ये जो है अगर जीतते हैं 4 भी सीट्स, तो उसके लिए भी इनको नेशनल पार्टी रिकॉग्नाइज किया जाता है। या फिर it wins at least 2% seats in the house of the people, ठीक है, that is 11 seats in the existing house having 534 members। 2% क्या हो गया, 11 सीट्स अगर वो हाउसेस में लेते हैं तो वो नेशनल पार्टी में रिकॉग्नाइज हो जाते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट आता है लाइकवाइज अ पॉलिटिकल पार्टी शेल बी इंटाइटल टू बी रिकॉग्नाइज। अ स्टेट पार्टी कब बोला जाता है, पॉलिटिकल पार्टीज़ का तो हो गया कि नेशनल पार्टीज़ का तो हो गया कि वो कोई भी हाउस में अगर 6% 2% वोट ले लेते हैं, ठीक है, या फिर कुछ ऐसा तो रूल्स जो भी उनके हैं। अब स्टेट पार्टी कब बोला जाता है, अगर वो 6% वोट लेते हैं वैलिड वोट पोल से स्टेट में कोई भी जनरल इलेक्शन में, चाहे वो हाउस ऑफ द पीपल हो या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली हो या कोई स्टेट कंसर्न, ठीक है। या फिर सेकंड है कि अगर वो एटलीस्ट 2 सीट्स विन करते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में जो कि स्टेट के कंसर्न में हो, या फिर एटलीस्ट 3% टोटल नंबर ऑफ सीट जो लेजिस्लेटिव। उसके बाद में आता है नेक्स्ट इलेक्शन कमीशन। सो इलेक्शन कमीशन एक ऑटोनॉमस, ठीक है, क्वासी जुडिशरी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और इसके फंक्शंस क्या हैं, फ्री और फेयर इलेक्शंस कंडक्ट कराना, ठीक है। इलेक्शन कमीशन जो इस्टेब्लिश हुई थी 25 जनवरी 1915 को आर्टिकल 320 के तहत अंडर, ठीक है, हमारे संविधान के। जो फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे वो कौन थे, सुकुमार सेन। उसके बाद में प्लानिंग कमीशन आ जाता है। सो प्लानिंग कमीशन इस्टेब्लिश हुई थी मार्च में 1950 में एंड एग्जीक्यूटिव रिलेस्ट्रेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो कि यूनियन कैबिनेट थे, ऑन रिकमेंडेशन ऑफ एडवाइजरी प्लानिंग बोर्ड कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1946 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ, इसके चेयरमैन कौन रहे थे, केसी नियोगी। और कब हुए थे ये, 1946 में। तो एडवाइजरी प्लानिंग बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट जो है वो हुआ था, ठीक है। नाउ जो प्लानिंग कमीशन थे रिप्लेस किए गए किसके द्वारा, नीति आयोग के द्वारा। तो अब ये नीति आयोग क्या है वो पढ़ेंगे। सो नीति आयोग या फिर नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग एक पॉलिसी है थिंक टैंक ऑफ यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, ठीक है, जो कि रिप्लेस कर सकती है प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया को और एम करती है कि सारी स्टेट्स इन्वॉल्व हो इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग इन इंडिया में, कि इंडिया की जो इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग जो एक बोल सकते हैं आप स्कीम या कुछ भी प्लानिंग बोल सकते हैं, उसमें जो है सारी की सारी स्टेट्स जो है वो इन्वॉल्व हो, वो कौन उसको देखता है, नीति आयोग, ठीक है। ये जो है प्रोवाइड कराती है स्ट्रैटेजिक और टेक्निकल एडवाइस किसको, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को। और जो प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं ना इंडिया के, वो हेड हैं किसके, आयोग के, एज इट्स चेयरपर्सन। चेयरपर्सन कौन रहते हैं, प्राइम मिनिस्टर रहते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट आता है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जिसको एनडीसी बोलते हैं। फंक्शन क्या है इसका, एनडीसी का, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का, नेशनल प्लान्स के रिव्यूज़ चेक करने, ठीक है, वर्किंग क्या क्या वर्किंग है। फिर एनडीसी जो है ये कब फॉर्म हुई थी 1952 में, क्या करने के लिए, एसोसिएट करने के लिए स्टेट्स को और फॉर्मुलेशन ऑफ प्लान्स को, ठीक है। तो जो पीएम हैं वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन थे किसके, एनडीसी के। इट इज़ एन एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एक्स्ट्रा लीगल बॉडी, ये एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल और एक्स्ट्रा लीगल बॉडी है। इसकी एस्टेब्लिशमेंट तक नीति आयोग एनडीसी वो प्रपोज करती थी टू बी एबॉलिश्ड,
ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है फाइनेंस कमीशन। आर्टिकल 280 के तहत कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो प्रोवाइड कराता है फाइनेंस कमीशन एज अ कासी जुडिशियल बॉडी, ठीक है। और इसमें जो है कंसिस्ट होते हैं चेयरमैन और 4 अदर मेंबर्स। फंक्शन की अगर हम बात करते हैं तो फाइनेंस कमीशन जो है वो रिक्वायर्ड होता है रिकमेंडेशन बनाने के लिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन द फॉलोइंग मैटर्स। कौन कौन से मैटर्स हैं? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रोसीडिंग ऑफ टैक्सेस टू बी शेयर्ड बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट एंड एलोकेशन बिटवीन द स्टेट्स। जितने भी टैक्सेस जो हैं प्रोसीड होते हैं, नेट प्रोसीड होते हैं, उनको शेयर करने के लिए सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, और एलोकेशन बिटवीन द स्टेट्स, ठीक है। और 15 फाइनेंस कमीशन वॉज अपॉइंट कब हुआ था? 2 जनवरी 2017 में अंडर द चेयरमैनशिप। उस टाइम पे चेयरमैन कौन थे? एन.के. सिंह, ठीक है। सो ये हमारा हो गया आज का टॉपिक। अगला हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। सो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया होगा तो मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। एंड कोई भी डाउट होगा तो कमेंट करना। अगर कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो या फिर मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे डीएम कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल जो इसी नाम से है, एडवर्डा बाय तानिया, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। या आप सिंपली जाके सर्च कर लो तो आपको सबसे पहले मेरा ही चैनल दिखेगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।